बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली रजा शाफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। आप डायरेक्ट इनकी तरफ जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कलील है, लेकिन इस वक्त यही जेर बहस हैं और यही हॉट प्रोडक्ट है, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे वक्त दिया। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सवाल ही वही है जो इस वक्त जेर बहस है और सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, और सब ये जानना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन होगा क्या, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा और आप क्या डर गए हैं। आपको पता है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि वो जो जज साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ उनकी मुबैना तौर पर एक जाली डिग्री पर एक रेफरेंस फाइल हुआ, उसको आपने रिपोर्ट किया जिस तरह से एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है। तो आपको आज बड़ा सख्त किस्म का तौहीन अदालत का बाकायदा नाम लेके जो है वो नोटिस जारी हुआ है, तो इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। अब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अदालत ने नोटिस किया है, अदालत ने बुलाया है, तो अदालत का बुलाना सर आंखों के ऊपर। अदालत ने जो है वो आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट बैठा है, मेरे ख्याल से तारीख में पहली मर्तबा जब उसने बुलाया तो उसका बुलाना सर आंखों पर। अदालत के एहतराम में मैं इंशाअल्लाह ताला जब जब नोटिस मुझे मौसूल होगा तो मैं उस हेयरिंग पर जरूर जाऊंगा और फिर अदालत के सामने जो है वो देखेंगे कि अदालत क्या सवालात पूछती है। पहली बात तो ये होगी। और अदालत के मेरे ऊपर जो है अगर क्या इल्जाम मेरे ऊपर क्या है, अब वो भी देखेंगे। ये प्योरली मैटर मेरे और अदालत के दरमियान है, इसमें कोई तीसरे शख्स को लेना देना नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, इंशाल्लाह ताला मैं ये नहीं करूंगा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह जब अदालत बुलाए तो फिर अदालत में अपनी बता मेडिकल रिपोर्ट पेश कर देगी कि मुझे तो पाइल्स के मर्ज में मैं लाक हूं और मैं अदालत आ नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई जो है हीला बहाना जो है वो तलाश नहीं करूंगा। अदालत के एहतराम में अदालत के सामने जाऊंगा और फिर अदालत से पूछूंगा कि जी मैंने क्या जो है वो गलती की है, ये मेरा गुनाह क्या है, वो अदालत बताए। और अदालत अगर कोई इल्जाम मेरे ऊपर आयद होता है, कोई प्रोसिक्यूटर ये को मुकर्रर करते हैं, वो कोई इल्जाम आयद करते हैं, तो फिर उसका आइन और कानून के मुताबिक जो सवाल होगा उस सवाल का जवाब दे दूंगा मैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, आप वकील करेंगे या खुद जाके जवाब देंगे? देखिए, देखते हैं क्या होता है। कोई वकील करता हूँ या मैं खुद जाता हूँ। वैसे तो कुछ दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि इरफान कादर साहब बड़े अच्छे वकील हैं और तौहीन अदालत के मुकदमात को वो बड़े अच्छे तरीके से वो टैकल करते हैं। लेकिन बहरहाल इट्स नॉट डिसाइडेड एज येट। अभी तो देखना है। मेरी तो इरफान कादर साहब से कोई बात भी नहीं हुई। कुछ दोस्तों ने वैसे मशवरा दिया है कि इरफान कादर साहब को इंगेज करें। मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई इस मुतल्लिक। तो आई डोंट नो कि उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या मैं क्या खुद इन पर्सन शायद मुमकिन है कि मैं जाऊं और मैं अदालत के सामने जो है वो खड़ा हो जाऊं कि ठीक है, अदालत का जो मेरे ऊपर इल्जामात हैं मैं उनका जवाब खुद दे दूं। ये भी मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ अर्सा पहले चूंकि आप सारा एक आप जर्नलिस्टिक का सब रखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू और सारा तायराना नजर भी रखते हैं। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब, रऊफ हसन समेत पीछे के मुतद्दद जो मेन स्ट्रीम के रहनुमा हैं, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को टाउट तक कह चुके हैं। आपको पता है, रिकॉर्ड में है सारी चीजें, मैं खुद से तो कह नहीं रहा। तो वहां पर कोई नोटिस नहीं हुआ, हमने देखा अब तक ना। मैं बेसिकली जानना ही चाहता हूं, और उससे पहले आप देखिए फैसल बाडा वाले मामले पे, फैसल बाडा को फौरी बुला लिया गया। कल ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर काजी फायजा के खिलाफ एक वीडियो भी अपलोड हुई। एक तरफ जो लोग दूसरे कैंप के हैं, बेसिकली यानी कि पीटीआई का कैंप एक है और दूसरा कैंप है, जो दूसरा कैंप थोड़ी सी भी हिलजुल करता है उसको नोटिस भी जारी हो जाता है, कंटेम्प्ट भी लग जाती है। लेकिन इनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ होता जो टाउट तक कह देते हैं? देखिए, ये तो मामला वही क्या बात मैं दबाव? आई रिपीट कि ये मैटर जो है बिटवीन कंटेम्नर एंड कोर्ट है। अदालत की मर्जी की किसी को बुलाए, अदालत की मर्जी किसी को ना बुलाए। हाथी जो है वो गुजर जाए और दुम जो है वो फंस जाए, ये तो अदालत की मर्जी है। लेकिन बात ये है कि बिल्कुल जिस जो आप बात कर रहे हैं कि इंसाफ का तकाजा तो यही है कि मियार सबके लिए एक होना चाहिए। इंसाफ का जो तराजू है वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। और अगर किसी ने तौहीन की, यानी आज तो देखिए बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ बात करना तो फैशन बना हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ बात करना भी फैशन बना हुआ है। लेकिन अगर किसी जज के मुतल्लिक मुबैना जाली डिग्री का मामला सामने आ जाता है तो उसके ऊपर बात करना भी अगर गुनाह है तो फिर ये गुनाह जो है वो मैं कर गुजरा हूँ कि बिल्कुल जाली डिग्री के बारे के ऊपर उनके सवालात किसी ने उठाए। उस सवालात के ऊपर मैंने सवाल उठा दिया है कि जी अगर तो ये डिग्री जाली है तो फिर जज साहब को जज के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। और अगर डिग्री जो है उनकी असली है तो जिसने जो उनकी जाली डिग्री का इल्जाम लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसमें कौन सी तौहीन है या इसमें कौन सी मुनज़्ज़म मुहिम है? अब बात यह है कि पहला नोटिस तो यूनिवर्सिटी को होना चाहिए
कि यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरफेस के ऊपर आए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देख लिए होंगे, वो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और बजाय बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारे में भी थोड़ा अंदाजा होता है कि कोई चीज़ डॉक्यूमेंट फोटोशॉप है या नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने उसकी जो है वो फ्रांसिक तो नहीं कराया हुआ, और ना ही तमाम की तमाम चीज़ों को फ्रांसिक किया जाता है, लेकिन बात यह है कि बज़ाहिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल, उनका जो लेटर हेड है वो दिखाई दे रहा है। अब बेहतर तो ये होता कि यूनिवर्सिटी को जो है वो अदालत नोटिस करती, यूनिवर्सिटी को भी फ्रीक बनाए, यूनिवर्सिटी से पूछे कि जी हमारे जज साहब की जो डिग्री है वो असली है या असली नहीं है। इस बात का जवाब तो यूनिवर्सिटी दे सकती है ना, और अथॉरिटी भी यूनिवर्सिटी है, तो वो बता सकती है कि जी ये हमारा डिग्री होल्डर है या हमारा डिग्री होल्डर नहीं है। तो वो जहमत मेरे ख्याल से अभी तक अदालत ने नहीं की। बहरहाल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर जाकर ये बात तो जरूर करूंगा कि माय लॉर्ड आप जरा देखें कि ये जो इल्जामात हैं, मैं खुद चाहूंगा कि एक आला ओहदे पर जो फाइज शख्स है, जो आईनी अदालत का जज है, उस जज के ऊपर इतना संगीन नोयत का जो इल्जाम आयद को कर दे, तो फिर इसको अब बगैर तहकीक के छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। इसकी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। अब अगर दूध का दूध पानी का पानी किए बगैर सिर्फ ये कह देना जी कि आपने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है, तो मेरे ख्याल से ये बात जो है वो इंसाफ का जो तमाम तकाजे है ये बात पूरी नहीं करेगी। इंसाफ का तकाजा तो ये कहता है कि अगर तो डिग्री जाली है तो फिर जज साहब को ओहदे से हटाया जाए, और अगर डिग्री उनकी जाली नहीं है तो फिर इल्जाम आयद करने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसमें कौन सी जो है वो मैंने या किसी ने जिसने भी ये बात की है कौन सी गलत बात की है जी, ये बताएं मुझे आप। इसमें बिल्कुल ठीक है। गलती किधर है, इसमें कौन सी मुनज़्ज़म मुहिम है? इसमें तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ये बताएं कि डिग्री असली है या नकली है। अब वजात तो उन्होंने करनी है, लेकिन अब जो ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा आया, वो पाकिस्तान लॉयर फोरम की जानिब से आया था, उसको मैंने कोट करके ट्वीट कर दिया। अब उसको कोट करके ट्वीट किया तो उसमें मैंने कौन सी तौहीन की? मैंने कहा जी बड़े संगीन नोयत के ये इल्जामात हैं, उम्मीद है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से इस मामले की वजाहत कर दी जाएगी। तो अब वजाहत मांग लेना कौन सी गलत बात है? डेटा तो उनका वैसे सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उनके बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिसने लीक किए उसको पकड़े, तो खाली ये कह देना कि जनाब इसकी वजाहत दरकार है, तो इसमें कौन सी जो है वो तौहीन है या इसमें कौन सा जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, उनके खिलाफ रेफरेंस भी, चूंकि रेफरेंस फाइल हुआ तो डेफिनेटली थोड़ी सी खबर की मेच्योरिटी बढ़ जाती है। तो एक जर्नलिस्टिक जो एक पैरामीटर्स होते हैं उसमें जब रेफरेंस चला गया चीज मेच्योर हो जाती है। डेफिनेटली अगर किसी ने रेफरेंस भेजा तो जी अली मेच्योर आपकी करके आवाज खत्म भेजा होगी। होगा। अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? जी अब आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब रेफरेंस चला गया तो एक जर्नलिस्टिक जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें जब रेफरेंस चला जाता है तो खबर एक मेच्योर होगी ना, कि जिसने भी भेजा कुछ चीजें मेच्योर लगा के साथ भेजा होगा। अब वो रेफरेंस चला गया है, उस रेफरेंस पे आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं काजी साहब के पास दीगर भी कई रेफरेंसेस हैं जजेस के खिलाफ, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। एक तो मुझे बताइए कि इस रेफरेंस का हम इंजाम क्या देखते हैं, केस कितना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आपने जो कोर्ट रिपोर्टिंग है या कोर्ट के जो मामला है बड़े करीब से देखे हुए हैं, और दीगर जो रेफरेंस है कि काजी साहब को उनको टेकअप नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं है, ये शिकायत है, ये कंप्लेंट आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब देखिए जो एग्जांपल मैं देता हूं कि जिस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला है, इस मामले के ऊपर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद नोटिस ले सकती है, रेफरेंस दायर होने का इंतजार भी ना करती और इसके ऊपर नोटिस ले लेती। लेकिन अब भी यानी बात तो ये है कि वो इन राइटिंग जो जो कंप्लेंट है वो इस टाइम जा चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और जो सेक्रेटरी है उसके वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मैटर क्यों नहीं टेकअप कर रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? ये आज खुद जो है एक सवाल उठाता है कि आखिर वजह क्या है कि अगर शिकायत आती है और एक इल्जाम आयद हो गया है और जज के ऊपर अगर इल्जाम दुरुस्त नहीं है, तो तब भी इस इल्जाम को या जो धब्बा लगा है इसको साफ करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए। इसी तरीके से जो दीगर जजेस के मुतालिक उनकी अलॉटमेंट और ताजीम और राइश जो मकानात की है उस मामले के ऊपर भी एक इल्जाम आ गया तीनों जजेस के ऊपर, वो उस मामले को टेकअप करना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और टेकअप करने के बाद इसके ऊपर जो भी इसमें उनका डिसीजन है वो डिसीजन करें। लेकिन बहरहाल ये चीजें जब दरमियान में लटकती रहेंगी तो फिर सवालात भी उठते रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी, और ये मामला जो है वो इसी तरह उलझता रहेगा। तो अब मैं तो यही दरखास्त करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइजा से, कि उनको भी चाहिए कि ये जो
पेंडिंग शिकायत हैं या कंप्लेंट्स हैं इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इन मामलात को टेकअप किया जाए और इनको डिस्पोज ऑफ करें जिस तरीके से भी, चाहे जज को क्लीन चिट दें, चाहे जजेस को क्लीन चिट दें, या जजेस को जो है वो बरतरफ करें। तो ये तो देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है और इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है जज के खिलाफ कार्रवाई करने का, इसके अलावा कोई और फोरम नहीं है, क्योंकि ये आईनी ओहदों पर फाइज लोग हैं। ये जितने ओहदे हैं, चाहे हाई कोर्ट का जज है या चीफ जस्टिस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। और इनमें जो आइन का जो आर्टिकल 209 है, यही एक तरीकाकार है इनकी रिमूवल का। और शिकायत भी 209 के तहत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी जाती है। अब ये शिकायत तो आई नहीं है, इन शिकायत को डिस्पोज ऑफ करना या इनको टेकअप करना ये एसजेसी की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसी पर्पस के लिए ये ओहदा बना है। अगर इस ओहदे ने इस बॉडी ने काम नहीं करना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो फिर तरीकाकार को तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि ये तो मामले को उस तरह बीच में लटका के रखते हैं। आप देखें ना कि जैसे मजार जस्टिस मजार अली अकबर नकवी का मामला जो था, वो कितना लटकाया और साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने, और क्यों लटकाया, उसकी वजह क्या थी, उस मामले को टेकअप क्यों नहीं किया गया, इतनी ताखीर क्यों की गई। और फिर उसके बाद जब ताखीर होगी तो उसके बाद बहरहाल एंड डिसीजन क्या हुआ, उनको बरतरफ कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो जितना अर्सा उन्होंने बतौर जज जो अपना जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करते रहे, क्या वो उन्होंने लोगों ने, जो आदमी खुद डिसोनेस्ट था, उसने लोगों के साथ क्या इंसाफ, लोगों को क्या इंसाफ दिया होगा। तो ये चंद सवालात हैं जिनके सवालात का जवाब जो है वो जजेस को भी सोचना चाहिए कि इनका जवाब अवाम उनसे तवक्को कर रही है इन सवालों का जवाब देने की। लेकिन अगर वो इनका जवाब नहीं देंगे तो फिर एंड में तो यही तरीकाकार है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाए और इस तरीके से फिर इसका तरीकाकार तब्दील कर दिया जाए, तो वो ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा पार्ट है पीटीआई का, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शहजाद मलिक साहब के बेटी से मुतल्लिक जो एक मामला था, बताया गया कि उनकी बेटी, मुबैना तौर पर उनकी बेटी की गाड़ी से जो है वो एक्सीडेंट हुआ। तो आईजी जो इस्लामाबाद है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता दिनों ये बताया कि ये 2022 में जब हादसा हुआ था तो उस वक्त जो एक ड्राइवर थे, एक गूस्ट किस्म का ड्राइवर था, वो दे दिया गया था कि ये इससे हादसा हुआ है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे पास सीसीटीवी आ गई है, उस सीसीटीवी में जो है वो हो गई है, शिनाख्त हो गई है कि एक खातून भी है उसमें। तो डेफिनेटली मुबैना तौर पर, खातून क्योंकि ड्राइवर है उनके जो पेरेंट्स हैं, जो लवाहिकीन है, जी। वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी फैमिली है जज साहब की। तो जो इस्लाम डीआईजी ऑपरेशन है इस्लामाबाद के, उन्होंने जो उनके लवाहिकीन हैं उस बच्चे के जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उनको यकीन दिलाया कि 10 दिनों में हम असल जो लोग हैं मुल्ज़मान उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब असल मुल्ज़मान उनकी तरफ से तो फिर वही है जज साहब की फैमिली। तो आप क्या समझते हैं कि वो 10 दिनों में उधर से कोई गिरफ्तारी उनकी फैमिली से होने जा रही है कोई? देखिए बात बड़ी 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 अनफॉर्चुनेट बात है। अंडर कारपेट जो है वो एक मामले को कर सकती है, इंसानी जान का जो है वो जियान हुआ है, एक शख्स दुनिया में था, जिंदा था, वो जिंदा नहीं रहा, और जिसकी बदौलत वो हुआ उसको कम से कम कानून के कटहरे में तो खड़ा होना चाहिए। चाहे वो जज साहब की फैमिली है, चाहे कोई और आदमी है, जो भी मुलव्वस है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो हम जो मुतालबा करते हैं जी कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन जहां पर जजेस जिन्होंने इंसाफ फराम करना है, अगर वो खुद ही इंसाफ की राह में रुकावट बन जाए, जिन्होंने कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, अगर वो ही मुबैना तौर के ऊपर उस अमल दरामद को यकीनी बनाने की रास्ते में रुकावट हो, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती इस मुल्क की क्या होगी। देखिए जो जज है, तो जज कोई कानून से बाला तर तो नहीं है, जज भी आइन और कानून के ताबे है। अब आइन और कानून के ताबे होते हुए हर शख्स जो है वो बराबर है। और एक देखें बात यह है कि चाहे जज हो, चाहे कोई सिविलियन हो, चाहे जज की फैमिली का मेंबर हो या कोई आम शख्स, आम शहरी की कोई औलाद हो, उन तमाम के ऊपर अगर किसी का कत्ल किया है, यानी सपोजिटली 302 की दफा तो मर्डर की है, और अगर सपोजिटली अगर किसी को यानी रोड एक्सीडेंट की दफात जो बनती हैं वो रोड एक्सीडेंट की दफात हैं। जो जो जुर्म हुआ है उस जुर्म के हिसाब से अगले को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इस रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने वाले को भी, यानी कहते हैं कि तुमने जनाब कानून में मुदाखलत की है, यानी कार्य सरकार में मुदाखलत के ऊपर जो है आम शहरी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है कि जी तुम हमें जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। तो क्या अगर जज ये कर गुजरा हो मुबैना तौर के ऊपर, तो अगर जज कर गुजरा हो तो उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस फिर नहीं है, फिर मैटर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है। तो यही बात मैं कर रहा हूं ना कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि एक जुर्म अगर एक शख्स ने किया है
उसको उसकी सजा जो मिलनी है वो जज या जज की फैमिली या किसी जनरल या जनरल की फैमिली या कोई भी आला ओहदे पर कोई शख्स बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनके लिए फिर वो जुर्म बराबर है यार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने हमारे प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया था, अगर आप कहते हो तो मैं क्लिप सुनवा देता हूँ, सुनने वालों को जरा पता चल जाएगा कि आप डेफिनेटली आपका स्कूप है ये, आपका क्रेडिट है। आपने बताया था, पहले वो सुन लें, क्लिप सुन ये लें। सिर्फ जी ड्रामा है। जरूर, कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, जो सहूलतकारी फराम कर रही है, इस सिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो सहूलतकारी का, नौमी वालों को सहूलतकारी का सिस्टम इसमें बन चुका है, एक यानी सिस्टम है, सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम बन चुका है, जो कि किसी तरीके से जो है ना वो अपने मौजूदा सिस्टम, जो रियासती सिस्टम है उसके साथ जो है वो टकरा रहा है। उस सिस्टम को टोटे टोटे कर दिया जाएगा, उसका शराजा बिखेर दिया जाएगा। उसमें कोई भी बंदा किसी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, किसी आईनी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं बात समझ जाएं, ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग नहीं समझ रहे, इनको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, और ऐसे छुतरे ये में मुहार नहीं छोड़ सकते। आप ये जो मर्जी कितने कर टाइम जाए और पीरियड में हो रियासत सकता खामोश है? रह जाए, रियासत नहीं खामोश रहेगी। ये कितना मतलब कितनी देर में हो सकता है, कितना और मजीद कितना टाइम लगेगा ये सिस्टम तोड़ने में, जो पैरेलल सिस्टम में खड़ा हो गया है? ये जून का महीना मेरे ख्याल से, इसी के अंदर अंदर जो कुछ होना हुआ हो जाएगा, इससे लंबा नहीं जा ओके। सकता ये मामला। ओके, फेयर ये एनफ, जून फेयर का एनफ। महीना जो है, जून का महीना है, चले 15 दिन अगले डाल दें, जुलाई में डाल दें, इससे लंबा नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा आपने दावा किया था, फिर उसके बाद हमने देखा जो एक पैरेलल सिस्टम है, वो सिस्टम अपने वजन से ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अब वो चूंकि आपका मामला पहले टेकअप हो गया, तो वो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। और वो बहुत सी चीजें आपने प्रिडिक्ट की थी, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अगर दौरे हाजिर में कोई इतनी एक्यूरेसी है, तो वो आपकी है, ये आपका क्रेडिट है। अल्लाह ताला आपको इस तरह की मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्कियां दे। मुझे ये पता करना है कि अब जुलाई का मिड आ रहा है और देख सिस्टम टूटता हुआ नजर आ रहा है, और मुकम्मल उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा बहुत हमें बताएं क्या होगा। देखिए होना क्या है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आपने एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप क्रीज से बाहर आ गए, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप तड़प रहे हैं, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आपके दिल में बड़ा दर्द उठ रहा है, तो ये एक शख्स का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। एक शख्स के लिए कानून और बाकी कौम के लिए कानून और ऐसा नहीं चल सकता। कानून का मियाद या कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। यही अनफॉर्चुनेट बात है, और यही जुडिशल एक्टिविज्म जो है, ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए। इस जुडिशल एक्टिविज्म के नतीजे में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा मिल गई बेगुनाह तौर के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा पहले कि जी वो फांसी की सजा जो है वो गलत दी गई थी। तो क्या फिर जिन्होंने गलत सजा दी थी, क्या किसी ने उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए? देखें यहाँ पर साकिब निसार साहब कैसे कैसे अजीबोगरीब किस्म के फैसले देखेंगे। क्या साकिब निसार को आज भी इंसाफ के कटहरे में लेकर किसी ने खड़ा किया? यही बात है ना, ये जज अपने जो ओहदे के ऊपर जब विराजमान होते हैं, तो ऐसे ऐसे फैसले देते हैं जिनकी आइन और कानून इनको इजाजत नहीं देता। इतने क्राइम कमिट कर जाते हैं, इतना गलत फैसला दे जाते हैं जो कानून और आइन की निगाह में जो है वो हीनियस क्राइम है, लेकिन फिर भी इनसे कोई सवाल नहीं करता। देखें एक मैं बात करता हूं, लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो उनको खिलाफ भी मुशर्रफ ट्रीजन केस बना, उनको सजा दी गई, सजा पर अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत कायम नहीं रही, पैनामा आ गया, जो कुछ भी हुआ हुआ। लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर, यानी आपकी स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को साए मौत का हुक्म सुनाया। तो बात यह है कि क्या इस मुल्क में, क्या मैं या मेरे बच्चे ये चीज देखेंगे कि किसी जज ने गलत फैसला दिया हो, तो उस फैसले के नतीजे में उसको किसी ने अदालत के कटहरे में खड़ा किया हो? ये चीज मुझे कम से कम अपनी जिंदगी में होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला ये चीज होती हुई मैं देखूं। और ये चीज देखनी चाहिए आपको भी और मुझे भी, और हमारे बच्चों की जिंदगी से पहले पहले ये चीज होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक इमरान खान से मुतल्लिक सवाल है, फिर आखिरी सवाल है। पीटीआई ये कह रही है जो बगावत का मुकदमा इमरान खान पे पंजाब हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी है, वो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा ही है?
देखें, पीटीआई जो है ना वो एक वैसे जो है ना चोर मचाए शोर। अब जो आपने 1971 वाली वीडियो ट्वीट की, या आप जिस तरह एसआईएफसी के ऊपर आप जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, या जिस तरीके से आप जो है वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप भोंडे किस्म के इल्जाम आयद कर रहे हैं, ये चीजें माजरत के साथ कौन करता है? अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की जो दिफा की जिम्मेदार इदारा है उसके ऊपर इस तरह हमले कौन करता है? ऐसा हमले करने वाले को आप क्या करार देंगे? क्या वो मुल्क दुश्मनी नहीं है? अगर ये मुल्क दुश्मनी है तो इस मुल्क दुश्मनी करने वालों को क्या कानून के कटहरे में खड़ा करना जुर्म है? मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का कि कम से कम कानून के कटहरे में इनको खड़ा किया जाए, और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है, देखिए हमला तो रियासत के ऊपर है ना। जहां पर मिलिट्री को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां आपको राष्ट्र के दिफाई इदारों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप म्यूटनी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मामला मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा सकता है, या वो दीगर कोर्ट्स में भी चला जाए, लेकिन कम से कम इनको कानून के कटहरे में खड़ा तो करना चाहिए, इनको अकाउंटेबल तो जो है ठहराना चाहिए। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में इस मैटर को टेकअप करती है या नहीं करती। लेकिन बहरहाल इसका नतीजा ये बरामद यकीनी तौर पर हो सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि वो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, या ऑफिशियल जो उनका फेसबुक पेज है, या उनका पीटीआई हैंडल है, चाहे इमरान खान का है चाहे पीटीआई का है, वहां से ये तमाम चीजें जो है वो पोस्ट तो हो रही हैं और मुसलसल पोस्ट की जा रही हैं। आप देखें कि अवाम और इदारे के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और विद इन जो इदारा है उसके अंदर भी जो आप कहते हैं कि रैंक एंड फाइल के अंदर जो है वो आप कोशिश कर रही हैं कि वहां पर जो है वो ऑर्डर डिसोबे कर दें। तो ये चीजें कहाँ काबिल कबूल होती हैं? ये अमेरिका में भी चीजें काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान में भी, ये दुनिया के किसी भी महजब मुल्क के अंदर भी इस किस्म की चीजें कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और रियासत पाकिस्तान को भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सिद्दीक जान ने आज बताया, बड़ा दावा किया उसने कि मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उनसे गद्दारी कर रही है। मुखलिस का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया उसने, क्या गद्दारी कर रही है। गद्दारी से मतलब उनके पास कोई एविडेंस होंगे, कैसी चीजें होंगी, यानी गद्दारी से मतलब तो ये ना इंटेंशनली जो है वो इमरान खान को अंदर रखना चाहती है कि ऐसा ही। आपके पास क्या इतलात है? देखिए, ये तो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन पीटीआई के अंदर एक दो तीन ग्रुप बने हुए हैं। अब वो सिद्दीक जान साहब कौन से ग्रुप के साथ अलाइंड है और वो किसको के खिलाफ जो है इस अंदर गर्म है, ये तो जवाब सिद्दीक जान खुद बता सकती हैं। लेकिन विद इन पीटीआई जो है वो क्या चल रहा है, वो हालात इतने अच्छे नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सिद्दीक जान साहब जो है वो, उनको पता है कि उनके पास भेजने को सिर्फ एक ही चीज है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा वो अपने व्यूअर्स के लिए वो कुछ भी भेज सकते हैं। लिहाजा मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह कुछ चंद लोग हैं आज तक जितने रिलीफ जो उनकी लीगल टीम दिलवा चुकी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, मेरे ख्याल से ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। इतने रिलीफ्स नहीं मिलते। जितनी मुलाकातें इमरान खान की हुई हैं, जितनी सहूलतें उनको जेल में मिल चुकी हैं, ये तमाम की तमाम उनकी लीगल टीम ने की काबिशों का नतीजा है। लेकिन बहरहाल उनके जो चंद सियासतदान ऐसे हैं वो यकीनी तौर पर पहुंचाते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, ताकि उनका कद काट जो है वो बड़ा कद काट कायम रहे। क्योंकि इमरान खान जिस जिस दिन बाहर आ गए, उस दिन इन लोगों ने जो इस टाइम बड़े बड़े लीडरान है वो बूढ़े दिखाई देंगे पीटीआई के। तो लिहाजा उनको तो सूट करता है इमरान खान का अंदर रहना। तो इस हद तक मैं उनकी बात से एग्री करूंगा कि बहुत से लोग इस वक्त चाहते हैं विद इन पीटीआई कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहें। और वैसे भी इमरान खान साहब के अपने जो कर गुजरे हैं, उसके बाद अभी तो उनका वैसे जेल में रहना ही है। तो अभी अगर ये लीगल टीम कुछ कोशिश भी कर ले, और कुछ सहूलतकारी जो फराम करने वाले लोग हैं वो सहूलतकारी भी फराम करने की भरपूर कोशिश कर लें, फिर भी इमरान खान ने जेल के अंदर ही रहना है, वो बाहर नहीं आ रहे। अभी साल में बिल्कुल साल ठीक है। इंतजार करें। रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो ये है कि एक बात जो अहम है, जो सबको याद रखनी चाहिए, कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चैन ही चैन। चैन ही। बिल्कुल ओके, ठीक है। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने थैंक कीमती यू, वक्त दिया। थैंक यू, इंशाल्लाह सलाम। अगले भी लोग में आपसे